नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जिन्हें जनरेशनल वेल्थ नसीब होती है। इसका मतलब ये है कि वो अगर कुछ ना भी करें तो भी उनके फाइनेंसेस इजीली मैनेज हो जाते हैं। वही 15% ऐसे लोग होते हैं जो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो अपने फाइनेंसेस इतना बढ़िया से मैनेज करते हैं कि वो फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। वही बचे हुए 80%, जी हाँ दोस्तों, बचे हुए 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंसेस बहुत ही पुअरली मैनेज होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें या तो किसी ऊपर डिपेंड होना पड़ता है या तो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस 15%, देन ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं very few, very rare and very few 5 simple and very simple tricks so that you can also become rich and you can also understand how you can become a financially stable and independent person। दोस्तों, वो 5 प्रिंसिपल्स कुछ इस प्रकार से है: सेविंग्स, इंश्योरेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट प्लान, और जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ चाहिए तो अब अगर हम इन पाँचों को डिटेल में देखें, सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेविंग्स। दोस्तों, आप सभी ने अपने पेरेंट्स या अपने गार्जियंस के रूटीन में एक खास चीज़ देखी होगी कि वो बहुत ही इफेक्टिवली अपने सेविंग्स को मैनेज करते थे। उनका एक ही थंब रूल हुआ करता था: फर्स्ट सेव एंड देन स्पेंड। मतलब पहले सेव करो, पहले बचत करो, फिर खर्च करो। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमने ये पूरा रिवर्स कर दिया है। आज के समय अगर मैं देखूँ तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त पहले खर्च करते हैं एंड फिर सेव करने का सोचते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, हम खर्च इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि हमारे सेविंग्स पूरे बर्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर सच में आपको सेविंग्स करनी है तो आपको यही रूल अपनाना होगा: पहले सेव करना होगा एंड देन उसको एक तरह से खर्च करना होगा। तो अगर हम ये सोचे दोस्तों कि सेविंग्स क्यों ज़रूरी है, तो दोस्तों सेविंग्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप सेविंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन होती है या फिर आपकी कंटिजेंसी होती है, उस समय पे ये सेविंग्स ही होता है जो सबसे पहले आपको इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड करता है। और सेविंग्स कहीं ना कहीं आपके कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। वही दोस्तों, अगर सेविंग्स किस तरह की जाए, तो दोस्तों जो भी आपकी इनकम आती है, मान लीजिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आपकी कमीशन बेसिस पे इनकम आ रही है, या मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, तो जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से छोटा सा एक प्रोपोर्शन, मान लीजिए 5 या 10%, मान लीजिए अगर आप 10,000 भी कमा रहे हैं तो 500 रुपया या 1,000 रुपया उसको अलग से निकाल लीजिए एक सेविंग के तौर पे। तो होगा क्या, आप ये मान के चल सकते हैं कि आप उतना पैसा कमा ही नहीं रहे हैं और बाकी पैसों पे आप खर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ किस तरह करनी चाहिए। अब हम ये बात करें कि कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक खास थंब रूल होता है कि आपका सेविंग बेसिकली इतना होना चाहिए कि आपके खर्चे के 6 गुना हो। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका महीने का खर्चा अगर 20,000 है तो आपका कम से कम सेविंग 1,20,000 होना ही चाहिए। तभी जाके ये सेविंग्स का जो मेन मोटिव है, जो इमरजेंसी के टाइम पे आपको हेल्प करेगा, वो सेविंग्स आपकी उतनी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब शायद आपको सेविंग्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज आ गया होगा एक ऊपर ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज़ लोन्स। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस या मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस को रन करने के लिए टोटली डिपेंड करते हैं लोन पे या डेट पे। जी हाँ दोस्तों, बट स्टिल हमारे पूर्वज या हमारे आसपास के लोग यही कहते हैं कि बेटा लोन से दूर रहना। तो दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि हम लोग हमेशा लोन ट्रैप या फिर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो बैड लोन्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देर आर टू टाइप ऑफ लोन। एक लोन होते हैं बैड लोन और एक लोन होता है गुड लोन। तो पहले हम बात करेंगे बैड लोन के बारे में। तो दोस्तों, बैड लोन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 10% से लेकर 28% तक के रेंज में मिलता है, जिसमें आप पर्सनल इंश्योरेंस को भी काउंट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड पे जो आप जो भी पेमेंट करते हैं उसको भी आप एक तरह से डेट ट्रैप के तौर पे काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आते हैं बैड लोन्स में। वही अगर आप गुड लोन की बात करें तो गुड लोन में आता है दोस्तों होम लोन। जी हाँ दोस्तों, होम लोन एक बहुत बेहतरीन लोन है जिसमें अगर आप लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से नीचे ही आता है, जो 6% से लेकर 8% के आसपास होता है। और हाँ दोस्तों, गुड लोन जनरली 10% के अंदर अंदर ही होता है। जो भी लोन्स आप कवर करते हैं अगर वो 10% के अंदर है तो आप बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा लोन है। अगर हम बात करें कि होम लोन, दोस्तों होम लोन के अपने एक एडवांटेज है। जैसे अगर आप होम लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट और जो उसका प्रिंसिपल है वो दोनों में आपको कहीं ना कहीं टैक्स रिबेट भी
मिलता है। तो दोस्तों ये हुआ गुड लोन और बैड लोन। तो दोस्तों जब भी आपकी नीड हो, कोशिश कीजिए कि आप एक गुड लोन ले पाए, ना कि एक बैड लोन। अगर आप पे कोई भी एक बैड लोन है दोस्तों, कोशिश कीजिए वो बैड लोन को ख़त्म करने की, इंस्टीड ऑफ गोइंग अहेड फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान। बिकॉज होता क्या है कि एक बैड लोन में फंसने से इंसान कई बार इस तरह ट्रैप में फंस जाता है कि दोस्तों उससे कभी निकल नहीं पाता है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे कोई भी बैड लोन ना ले और ऐसे कोई ट्रैप में ना फंसे। दोस्तों ये हुआ हमारा लोन। अब हम चलते हैं इंश्योरेंस की तरफ। सो दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसे जितना जीना है जी भर के जी लो, क्या पता कल हो ना हो। पर दोस्तों साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां होती है वो हमारे अपनों के लिए ही नहीं, सिर्फ हमारे खुद के लिए भी वो हम कंप्लीट कर सके। बिकॉज दोस्तों तभी आता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल इंश्योरेंस। सो दोस्तों लाइफ इज़ कम्प्लीटली अनसर्टेन। हमें नहीं पता आज हमारी जो ज़िंदगी है हमारे कल होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, हमारे अपनों के लिए भी सेम एप्लीकेबल होता है। हमें नहीं पता है हमारा फ्यूचर क्या है, बट हमारे हाथ में क्या है दोस्तों, कल या हमारा फ्यूचर सिक्योर करना। सो दोस्तों इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ना केवल हमारे लिए पर हमारे डिपेंडेंट के लिए भी। दोस्तों मैंने कई बार देखा है लोग जब इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इंश्योरेंस खरीदने का सोचते हैं। पर उसमें दोस्तों होता क्या है कि एक प्योर इंश्योरेंस प्लान जो बेसिकली आपको इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से उतना रिटर्न ना दे पाए। तो ज़रूरी है दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपके इंश्योरेंस की नीड्स फुलफिल होने लायक ही इंश्योरेंस का प्लान आपको चेक करना है। दूसरा दोस्तों इंश्योरेंस उस पर्सन का आपको लेना ही है जो आपके फैमिली का अर्निंग मेंबर है, अगर वो एक हो, दो हो या तीन हो, बस सभी का इंश्योरेंस लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंश्योरेंस लेने से ना केवल उस पर्सन का बल्कि उसके साथ में जितने भी उसके डिपेंडेंट लोग होते हैं उन सब का फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर होता है। सो दोस्तों अब आते हैं मार्केट में जो इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल है, इतने सारे टाइप के इंश्योरेंस है। तो दोस्तों हम काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से कौन सा इंश्योरेंस हमने लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूँगा, 3 टाइप के इंश्योरेंस आप अपने लिए ले सकते हैं। पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक इस टाइप का इंश्योरेंस होता है जहाँ पे अगर किसी की डिमाइस हो जाती है या एनी नॉर्मल डेथ या फिर एक एक्सीडेंटल कोई अगर एक्सीडेंट के थ्रू भी अगर उसकी डिमाइस होती है तो एक अच्छा खासा उसको कवरेज मिलता है। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस भी आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है, मतलब जो भी इंसान जिसकी भी एनुअल पैकेज अगर मान लीजिए एक्स पर्सन है, उसके ऊपर अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और वो इंसान अगर 4 लाख कमा रहा है तो कम से कम उसका 20 टाइम्स उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब 4 लाख का 20 टाइम्स मतलब कम से कम 80 लाख का दोस्तों उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये बात हो गई लाइफ इंश्योरेंस की। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों आपको पता है आज के समय में अगर छोटे से छोटा सिम्टम्स की वजह से भी अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना रहा, 2 या 3 दिन भी अगर आप हॉस्पिटल में बेड रिडन है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिल है 50,000 से लेके 1 लाख या 1.5 लाख तक चला ही जाता है। सो दोस्तों ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हमारे जितने सेविंग्स होते हैं वो पूरा ड्राई हो जाता है। सो दोस्तों ऐसी कंडीशंस में कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखेंगे तो आपके सेविंग्स पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता है और सिचुएशन ईजिली मैनेज हो जाती है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा हेल्थ इंश्योरेंस आप लेना चाहिए अलॉन्ग विथ लाइफ इंश्योरेंस। और दोस्तों थर्ड टाइप का आता है इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस। तो दोस्तों आजकल नया टाइप का इंश्योरेंस है टर्म प्लान। तो बेसिकली टर्म प्लान में एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, काफ़ी एक बड़ा सा लमसम अमाउंट कवर हो जाता है बहुत ही मिनिमल से मिनिमल प्रीमियम में। सो दोस्तों उसके लिए आप चेक कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, आपको काफ़ी मिनिमम रेट पे एक टर्म प्लान मिल सकता है। टर्म प्लान भी आप ट्राई कर सकते हैं, 50 लाख से 1 करोड़ का टर्म प्लान आप ले सकते हैं, जिसमें अगर जो भी पर्सन की अगर मतलब जिसके नाम पे भी आप वो टर्म प्लान लेते हैं अगर उसकी डिमाइस होती है या उसकी डेथ होती है तो काफ़ी अच्छा एक अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल सकता है। सो दोस्तों ये हुआ पूरा का पूरा इंश्योरेंस। अब हम अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं जो है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। सो दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने आप में काफ़ी मेजर टॉपिक है, बट मैं स्टिल कोशिश करूँगा इसे शॉर्ट में आपको समझाने की, ताकि आपको ये समझेगा कि कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट हमने करना चाहिए, किस श्रेणी में करना चाहिए, एसेट्स हमारे कैसे होने चाहिए, कहाँ पर
कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किस तरह से हमने करना चाहिए। सो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में बेसिकली दो फैक्टर समझने बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है अर्ली इन्वेस्टिंग विथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सेकेंड है डाइवर्सिटी। सो दोस्तों अगर हम पहले बात कर रहे हैं अर्ली इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक कहानी देखते हैं। जैसे मान लीजिए राम और श्याम नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों का स्कूलिंग साथ में होता है, दोनों का कॉलेज साथ में होता है। कॉलेज से पास आउट होते हैं लगभग 23 की उम्र में, और दोनों को 24 में जॉब लग जाता है। अब होता क्या है कि जब दोनों 25 की एज तक जाते हैं तो राम सोचता है क्यों ना उसने उसने अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। और वो क्या सोचता है कि 55 की एज में वो अपना रिटायरमेंट प्लान करेगा, मतलब 55 की एज के बाद वो जॉब नहीं करेगा और 55 की एज तक का वो रिटायरमेंट प्लान करता है। तो वो क्या करता है, एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है मात्र 10,000 पर महीने, मतलब 10,000 पर मंथ के हिसाब से। और वो स्कीम उसको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देती है 10% पर एनम के हिसाब से। तो अब दोस्तों राम का तो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, लेकिन श्याम ने अभी तक सोचा नहीं। श्याम जैसे 35 की एज तक जाता है तब उसे लगता है क्यों ना उसने भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, ताकि उसका जो रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट में वो एक अच्छा रिटायरमेंट ले सके। लेकिन अब दोस्तों जब वो सोचता है कि उसने भी 55 के साल में रिटायरमेंट लेना है, मतलब जब वो 55 की एज में होगा तब रिटायरमेंट लेना है, बट उसके पास बचते हैं दोस्तों 20 साल। वही राम के पास थे 30 साल, अब श्याम के पास बचे 20 साल। तो श्याम ने दोस्तों शुरू तो किया, मान लीजिए उसने भी वही स्कीम लिया जो राम ने लिया। उसने भी 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया सेम स्कीम में, और उस स्कीम में भी उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहा है। तो दोस्तों अब दोनों की जर्नी जब चल रही है साथ में, और दोनों की जर्नी एंड होती है उनके दोनों के 55वें साल में, मतलब राम और श्याम दोनों जब 55वें साल में पहुंचते हैं तब श्याम को एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट मिलता है जिसका कॉर्पस का वैल्यू होता है 68 लाख। वही दोस्तों राम के कॉर्पस की वैल्यू होती है 1,98,00,000। तो देखा दोस्तों ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स वैल्यू बढ़ती है। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली एडवांटेज ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग विद पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप में एक इतना वास्ट टॉपिक है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक तरह से आप ये समझ लीजिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर आपने समझ लिया तो मान लीजिए आपने इन्वेस्टिंग की आधी दुनिया समझ ली। तो दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं आपको उतना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की तरफ, डाइवर्सिटी। तो दोस्तों डाइवर्सिटी में सेम अगर हम राम और श्याम का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए श्याम ने एक स्कीम में 20,000 रुपये डाला और वो स्कीम ने एक साल के बाद 8% रिटर्न दिया। वही राम ने क्या किया, सेम स्कीम में 10,000 रुपये डाला और एक दूसरी स्कीम में और 10,000 रुपये डाला, मतलब उसने 20,000 को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया, एक में 10 और एक में 10। अब हुआ क्या दोस्तों, जो शाम को 8% मिले सेम राम को भी 8% 10,000 के मिले, लेकिन जो दूसरी स्कीम थी उसमें राम को 12% मिले। तो हुआ क्या, यहाँ एवरेज होके कहीं ना कहीं उसके 10% हो गए और वही शाम के पास सिर्फ 8% ही रहे। सो दोस्तों राम ने क्या किया, थोड़ा माइंड लगाया और उसने डाइवर्सिफाई किया, उसको अपने जो पैसे थे उसको ब्रेक डाउन किया, उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया। तो स्प्लिट करने के एडवांटेज क्या हुए दोस्तों कि वहाँ एवरेज होके उसका रिस्क कम हो गया और उसको रिटर्न ज़्यादा मिले। सो दोस्तों ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है डाइवर्सिटी का। अब दोस्तों कई बार क्या मिथ होते हैं लोगों के, कई बार लोग मुझे ये कहते हैं कि यार मैंने आरडी खरीदा, आरडी में इन्वेस्टमेंट किया और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो दोस्तों मैं कहूँगा आज के समय में आरडी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 5.5%, मतलब 5.5% के हिसाब से उसमें मिलता है। वही दोस्तों अगर आप इंडिया में रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखें, जिसको कहते हैं हम महंगाई दर, तो महंगाई दर अपने आप में 7% के हिसाब से है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, आप स्टिल 1.5% जो है वो कम है। तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये देखें कि महंगाई रेट के हिसाब से आप उससे ज़्यादा उसमें रिटर्न्स ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप महंगाई दर से अगर कम रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो भी एप्रिसिएशन हो रहा है वो एप्रिसिएशन उतना ज़्यादा नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं आप नुकसान में रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आज आपके पास अगर 100 रुपये का नोट है, वो अगले साल अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 93% हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हाँ, दूसरा मिथ मार्केट में ये है कि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, फिजिकल गोल्ड में। दोस्तों मैं कहूँगा फिजिकल गोल्ड अगर आज की तारीख में आप लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वेंडर आपको 10 से 15%
दोस्तों मान के चलिए 10 से 15% मिनिमम आपको चार्जेस लगते हैं, उसके मेकिंग चार्जेस प्लस उसमें कहीं ना कहीं सर्विस टैक्सेस अलग लगते हैं जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं। तो दोस्तों वो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा महंगी एक डील होती है। साथ ही साथ अगर आप उसको कुछ साल के बाद अगर बेचने जाए, 4 या 5 साल के बाद जब आपको पैसों की नीड है, तब अगर आप उसको बेचने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो सेलिंग कॉस्ट होता है दोस्तों वो अलग होता है, वेयर एज बाइंग कॉस्ट अलग होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जो जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम ही रिटर्न मिलता है, क्योंकि वहाँ सोना थोड़ा कट जाता है। तो दोस्तों उसी कंपैरिजन में अगर आप डिजिटल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी कहते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर डेफिनेटली मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर देखें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों एक डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है जो बेसिकली आरबीआई से रेगुलेटेड होता है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2.5% के हिसाब से एक डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है। आप जब तक के अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे तब तक के आपको 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता रहता है। और ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी होती है, आरबीआई रेगुलेटेड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल उसमें कमांड होता है, तो आप इसमें बिलीव कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे अगर बड़ी बात करें तो हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि यार इन्वेस्टमेंट किस किस तरह के होते हैं। सो दोस्तों जनरली 2 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट आते हैं। फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सेकंड होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों वो होते हैं जहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका अगर टारगेट आपने 0 to 5 ईयर तक के रखा है, मतलब 5 साल में अगर आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मतलब वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है, जिसमें एग्जांपल आपका हो सकता है आपका मैरिज के रिगार्डिंग आपको पर्पस क्रिएट करना है, या फिर आपको अगर वेकेशंस प्लान करना है। वही दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अगर आपका रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है आपको 5 से 10 साल या फिर 15 या 20 साल तक के, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। मान लीजिए दोस्तों अगर अगर राम का ही एग्जांपल लेते हैं, अब राम है 26 साल का और उसने अगर टारगेट किया है कि उसको 29 साल में शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं जो 3 साल का पीरियड है ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म वाली कैटेगरी में आता है। तो वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आते हैं। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो रिटायरमेंट प्लान, जैसे अगर आप 25 की एज में हैं और अगर आप 55 या 60 में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो जो 30-35 साल का जो ग्रेस पीरियड है ये कहीं ना कहीं आपका एक लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आपको फॉल करवाता है। वही अगर आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन या फिर उनके लिए एक मैरिज प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 20-25 साल का जो बेसिकली ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डालता है। सो इस तरह से दोस्तों 2 तरह की कैटेगरी होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब अगर हम ये सोचें कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट आज के समय अवेलेबल है, जिसमें से मैं कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि वो कुछ बहुत सारे लोग उन पे काफ़ी सारे मुझसे सवाल करते हैं कि उनके ऊपर हमें कितना रिलाय करना चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों अगर जैसे स्टॉक की बात करें हम लोग, तो स्टॉक दोस्तों नो डाउट कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्यों, बट इसके अपने आप में कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज दोस्तों ये होता है कि ये काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी देता है आपको। मान लीजिए अगर आपने आज 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और 10 दिन के बाद आपको अगर 1000 रुपये की नीड है, तो कहीं ना कहीं आप वो 1000 रुपये निकाल सकते हैं। अगर वो 1000 रुपये की वैल्यू जो भी रही, उस हिसाब से जो भी वैल्यू रही आप कहीं ना कहीं उसको रिडीम कर सकते हैं। बट दोस्तों स्टॉक में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि स्टॉक अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आपको फंडामेंटल स्टॉक के नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक लेना आपके लिए बहुत रिस्क हो सकता है। जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने फ्यूचर ग्रुप या फिर येस बैंक के स्टॉक्स लिए थे, जो आज के समय में ऑलमोस्ट 0% उनकी वैल्यू हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स वो नीचे है जितना उनका इन्वेस्टमेंट था। सो वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क पे जाना चाहें तो आप म्यूचुअल फंड टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके रिटर्न्स काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं। अगर आप 10 साल का, जैसे अगर मैं राम का ही एग्जांपल लूँ, तो राम ने अगर एक स्कीम में इन्वेस्ट किया अगले 30 साल तक के, और वो स्कीम अगर मिनिमम 10% भी अगर देती है कंसिस्टेंट 30 साल तक के, तो दोस्तों उसका इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट होता है 36 लाख। वही उसके ऊपर जो रिटर्न्स आ रहा है उसको लगभग 1 करोड़ 97 लाख का। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। मतलब राम ने 10,000 हर महीने इन्वेस्ट किया अगले 30 साल तक के, जिसका टोटल वैल्यू होता है 36 लाख का, और उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बट दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका कोई थंब रूल नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, हर पर्सन की अपनी एक नीड होती है। जैसे हमें भूख लगती है और किसी और को भूख लगती है, तो मैं अगर 4 रोटी खा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगला भी 4 रोटी खाएगा, हो सकता है उसकी 2 रोटी की भूख हो। तो इस हिसाब से दोस्तों हर प्रोफाइल या हर पर्सन की अपनी एक नीड होती है और अपना एक रिस्क होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहूँगा fundrise.com, जिसमें आप एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल एडवाइज़र, जो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल एडवाइज़र्स है, वहाँ आपको काफ़ी अच्छे फंड सजेस्ट करते हैं और वो बताएंगे आपको कि आपकी रिस्क के बेसिस पे आपको कौन से फंड्स लेने चाहिए। और दोस्तों ये सर्विस उनकी टोटली फ्री होती है। अगर आप उनके थ्रू कोई फंड भी लेते हैं तो वो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। साथ ही साथ वो आपके हर 3 या 6 महीने में आपके पूरी प्रोफाइल का रिव्यू करते हैं और रीबैलेंस भी करते हैं कि अगर आपके गोल्स, जो भी आपके गोल्स है, वो गोल्स के अकॉर्डिंगली अगर म्यूचुअल फंड सही से काम नहीं कर रहा है या अचीव करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको रीबैलेंस करते हैं। दोस्तों उनकी सर्विस डेफिनेटली आपने चेक करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एकदम फ्री सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए। अब दोस्तों अगर बात करें रियल एस्टेट की, तो दोस्तों रियल एस्टेट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब एडवांटेज की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप 15 से 20 साल अगर रखते हैं और आपको पैसों की मतलब इमीडिएटली कोई नीड नहीं है और आप कीप ऑन मतलब कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं 20 से 25% CAGR के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। वही दोस्तों इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि इसमें लिक्विडिटी हम मेंटेन नहीं कर सकते। कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको एक टीयर 2 सिटी में भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कोई लैंड परचेज करना है, तो मान लीजिए आपको कम से कम 20 से 25 लाख का कॉर्पस आज के समय में होना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए से रियल एस्टेट हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड है क्योंकि वो एक तो लो रिस्क है और आप मात्र 500 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हुआ हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग की। सो दोस्तों होता क्या है, टैक्सेशन देखा जाए तो काफ़ी सालों से चला रहा है, राजा महाराजाओं के ज़माने से चला रहा है, जिसको पहले हम कर कहते थे, आज हम टैक्स कहते हैं काफ़ी प्रोफिशिएंट लैंग्वेज में। तो दोस्तों होता क्या है, पहले से अब के फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अगर हम कैटेगरी देखें तो 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। सो दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें बेसिकली हमको टैक्स देने में दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए अगर आप माचिस भी खरीदने जा रहे हैं या बाइक खरीदने जा रहे हैं, कहीं पे कोई शॉप पे कुछ भी या कमोडिटी परचेस कर रहे हैं, कोई सर्विस परचेस कर रहे हैं, तो आप उसके बिहाफ में एक छोटा सा टैक्स देते ही देते हैं। आज के समय उसको GST भी कहते हैं दोस्तों। सो जो टैक्स आप दे रहे हैं, कोई भी मान लीजिए एक माचिस की तीली भी अगर लेने जा रहे हैं, माचिस मैच बॉक्स भी अगर आप खरीद रहे हैं, उसमें जो छोटा सा कंपोनेंट एक जा रहा है आपका, उसका टैक्स में जाता ही है दोस्तों। तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। वही जब हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जहाँ कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब डायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है, जो भी आपकी इनकम है, मान लीजिए अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर आपका बिजनेस है या फिर आप एक फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, तो जो भी आपकी दोस्तों इनकम होती है, मान लीजिए अगर मल्टीपल इनकम भी है, तो जो भी आपकी इनकम आती है उस पर कहीं ना कहीं टैक्सेशन अप्लाई होता है। और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, जो भी स्लैब्स होता है, जैसे 0 to 2.5 लाख का, 2.5 से लेके 5 लाख में आपका 10% टैक्स लगता है, तो वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं टैक्स देना होता है। बट दोस्तों गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अलग अलग जो है टैक्स के कुछ एग्जेम्पशंस के लिए आपको अलग अलग एवेन्यूज़ दे के रखे हैं, जहाँ पे आप टैक्स क्लेम मतलब आप जो भी आप खर्च कर रहे हो, मान लीजिए अगर आप LIC में आप इन्वेस्ट किया है, मतलब LIC की आपने कोई पॉलिसी खरीद के रखी है, तो LIC की पॉलिसी का आप रिबेट ले सकते हो, किसमें, ATC में। दोस्तों ATC अपने आप में काफ़ी एक बकेट ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ना ही आप LIC बल्कि आपका अगर PF भी कटता है तो PF भी आप LIC में कवर हो जाता है, NPS का भी LIC में कवर होता है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप फ्लैट लेते हैं और वो प्रॉपर्टी के पीछे अगर आप होम लोन ले रहे हैं, और वो होम लोन में अगर आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी दोस्तों ATC में कवर होता है। यही नहीं दोस्तों, आप चाहे तो अपना ATC में आप ELSS के म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं। सेम यहाँ अगर ELSS के म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए, तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप
fundrights.com पे विजिट करके आप उनके फंड एडवाइजर्स के साथ में चेक कर सकते हैं कौन से ELSS फंड्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट आप टैक्स प्लानिंग भी कर लें और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी कंप्लीट हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं ATC की। अब ये ATC में तो आपको समझ गया कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वही अगर आप अपनी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्यूशन फ़ीस भी क्लेम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको उतना रिबेट मिलता है। अगर आप कहीं डोनेशन दे रहे हैं, मान लीजिए मंदिर या फिर कहीं पे भी डोनेशन दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट में देखा था, अगर मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हैं तो वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं, ना ही अपना बट अपने डिपेंडेंट का भी इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। सो इस तरह से ATD हो गया, ATC हो गया, वैसे ही आपके पास ATCCD का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम 1.5 लाख आप 50,000 अलग से इन्वेस्ट करते हैं अगर दोस्तों NPS में, तो कहीं ना कहीं आप ATCCD में भी आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप कहीं फ्लैट में अगर किराए से रह रहे हैं, मतलब कहीं पे भी अगर आप किराए से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ATG में भी आप क्लेम कर सकते हैं। वही अगर प्रॉपर्टी में होम लोन लेके रखा है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन लिया है, उसमें से जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है दोस्तों, उसका 2 लाख का एक अपर स्लैब होता है, तो 2 लाख तक आप अलग से क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग टैक्स सेविंग के मतलब फैक्टर्स है, जहाँ पे आप चाहे तो रिबेट क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों करना भी चाहिए। उससे होता क्या है कि आपके पास जो पैसा बचता है हाथ में, वो काफ़ी अच्छा बचता है। तो दोस्तों इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों आज आपने समझा कि कैसे हम पांचों फैक्टर्स को अगर क्लब करके, अगर एफिशिएंटली अगर हम पांचों फैक्टर्स पे काम करते हैं या पांचों प्रिंसिपल्स पे एफिशिएंटली काम करते हैं, तो ना केवल हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, बट एक अगर डिसिप्लिन वे में चले तो हम कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट तक के अपने लिए काफ़ी डिसेंट सी लाइफ सेट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगा है या फिर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए ला सकें और आपको अच्छी खासी जानकारी दे सकें। थैंक यू।